तो देखते हैं। इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने इन सारी चीजों के बारे में बात किया था, है ना। अब हम देख क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 एंड फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 इन द पिक्चरल फॉर्म, आल्सो शो दियर न्यूक्लियर कंपोजिशन। यहाँ पे क्या बोला कि सिलिकॉन और फ्लोरीन का मुझे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो भी पिक्चर बना करके, है ना। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर दिया 14 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया 9, है ना। इसका मतलब सिलिकॉन के एक एटम में आपका 14 प्रोटॉन होंगे और 14 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करूँ, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करूँ डिफरेंट ऑर्बिट में, तो मेरा 2 8 4 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो चूंकि इसके फ्लोरीन के एक एटम के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होंगे और न्यूक्लियस के बाहर आपके 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करूं डिफरेंट ऑर्बिट में, तो इसका होगा 2 7, है ना। अब मैं इसको पिक्चरल फॉर्म में बनाना चाहता हूँ सिलिकॉन के लिए। तो सिलिकॉन का जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में आपका 14 प्रोटॉन होगा, है ना। और सिलिकॉन के सिलिकॉन के न्यूक्लियस में 14 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 28। इसका मतलब हुआ कि ए की वैल्यू क्या होगी 28 और जेड की वैल्यू क्या होगी आपकी 14। ए इजकल टू जेड प्लस एन का रूल लगाओगे तो आपका ए इजकल टू जेड प्लस एन, है ना। तो यहाँ से एन इजकल टू निकल के आएगा 14, यानी इसके सिलिकॉन के न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो आपके डिफरेंट ऑर्बिट में ऑर्बिट होता है, उसमें देखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आपका, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आपके, दूसरे वाले ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। और थर्ड वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, है ना। ये आपका पिक्चरल फॉर्म है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिलिकॉन के लिए। इसी तरीके से फ्लोरीन का देखोगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। और इसका जो एटॉमिक मास होगा वह आपका होगा कितना, 19, है ना। इसका मतलब ए की वैल्यू आपकी 19 और जेड की वैल्यू 9। ए इजकल टू जेड प्लस एन का रूल लगाओगे तो एन की वैल्यू आएगी, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आएगा 10। तो जो फ्लोरीन का एटम होगा, उस फ्लोरीन के एटम में आपके 9 प्रोटॉन होंगे, है ना। 9 प्रोटॉन और आपका 10 क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। और न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। और दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये आपका है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे। न्यूक्लियर कंपोजिशन हमने भी बता दिया कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे। और इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिक्चरल फॉर्म में इस तरीके से बना दिया, फिगर बना करके, है ना। फिर कह रहा है ड्रा दी पिक्चरल डायग्राम ऑफ द वेरियस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1H1, 1H2 और 1H3, है ना। इसमें देखोगे तो 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देखोगे तो 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन। इसमें देखोगे आपका 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होगा। तो यहाँ पे देखो ये प्रोटियम यानी 1H1 के लिए खींच आपका यहाँ पे डायग्राम लिखा गया है। तो एक प्रोटॉन, चूंकि न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे आपका 1 प्रोटॉन है केवल, और एक इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में है ना। दूसरे वाले में देखोगे तो 1H2 यानी ड्यूटेरियम के लिए आपका खींचा गया है ये डायग्राम। तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और ट्राइटियम के केस में आपका, ट्राइटियम के केस में 1 प्रोटॉन,
और 2 न्यूट्रॉन होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ठीक है ना। एट व्हाट प्रेशर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब आर द कैथोड रे प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका किस प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब में किस प्रेशर पे आपका जो कैथोड रे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब था, इस डिस्चार्ज ट्यूब का, सॉरी, ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप देखोगे तो जो गैस थी, इस गैस का प्रेशर अगर आपका 10 पे पावर -5 एटीएम आप जब रखते थे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज करंट सोर्स से कनेक्ट करके करंट फ्लो करवाते थे, तो यहाँ पे आपका एनोड के पीछे आपका जो स्क्रीन लगा था, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, है ना। तो अगर आप 10 पे पावर -5 एटीएम का प्रेशर रखते हो डिस्चार्ज ट्यूब में, तो कैथोड रे क्या होता था, आपका प्रोड्यूस होता था, है ना। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन कैथोड रे पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट, कैन बी डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल, है ना, कंस्टिट्यूटिंग द कैथोड रे फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट हैज हाउ, है ना। अब क्या होगा अगर मैं कैथोड रे को दो पैरेलल प्लेट, जो क्या है, जो कि एक प्लेट आपका पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा प्लेट निगेटिवली चार्ज है, अगर इसे मैं कैथोड रे पास करूं, तो चूंकि कैथोड रे आपका इलेक्ट्रॉन का बना होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल से, इसीलिए जो कैथोड रे होगा वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, मुड़ जाएगा, है ना। किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे पता चलेगा कि हाँ भाई, जो हमारा कैथोड रे था वह जिस पार्टिकल से मिलकर बना था वह निगेटिवली चार्ज था। यहाँ पे बोल रहा है मेंशन टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर। दो एप्लीकेशन मुझे बताने हैं जिसका यूज क्या कहाँ पे होता है आपका। तो मुझे दो ऐसे एप्लीकेशन बताने हैं जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी जब आपका ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब आप हाई वोल्टेज करंट सोर्स से जोड़ करके इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, यहाँ से क्या होता था, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होता था, इस गैस कंडक्ट होता था इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ से कैथोड से कुछ रे निकल रहा था जो एनोड के पीछे लगी हुई स्क्रीन से टकरा करके ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। तो इस डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला जो फिनोमिना है, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज आपका होता है सोडियम वेपर स्ट्रीट लैंप में, टेलीविजन ट्यूब में, और नियॉन डिस्प्ले ट्यूब में, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, वाई E/M रेशियो फॉर द पार्टिकल इन पॉजिटिव रे इज मच लोअर देन दैट ऑफ पार्टिकल इन द कैथोड रे। कैथोड रे के केस में जो E/M का रेशियो आया था वह जाते था, E/M रेशियो फॉर कैथोड रे जो था वो आपका क्या था, ज्यादा था इन कंपेयर टू E/M रेशियो फॉर दी क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव रे। पॉजिटिव रे का मतलब कैनाल रे। कैनाल रे के केस में E/M का जो रेशियो था वह बहुत कम था कंपेयर टू कैथोड रे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, कैनाल रे जो था वो कैनाल रे कैसे प्रोड्यूस होता था, कैनाल रे आर प्रोड्यूस बाई कैनाल रे प्रोड्यूस व्हेन आपका हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी गैस के मॉलिक्यूल या एटम से टकरा करके जब टकराता था, तो यहाँ पे आपका इसको क्या कर देता था, जो गैस का मॉलिक्यूल था या गैस का एटम था, वो आयोनाइज हो जाता था कुछ इस तरीके से, है ना। अगर अब मान लो मैं गैस लेता हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह इस गैस के अंदर जो प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन गैस, इसके एटम से टकरा करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगा हाइड्रोजन एटम से, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज में, इस तरीके से।
तो इस केस पे क्या होगा आपका, हाइड्रोजन जो होता है, जो आपका सबसे, अगर कैनाल रे की मैं बात करूं, और कैनाल रे के केस में आप जब हाइड्रोजन लोगे तब जा करके आपका ई बाई एम रेशियो जो होगा वह हाईएस्ट होगा। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेने पर भी अगर देखोगे तो हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, 1837 गुना। इसीलिए क्या होता है आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसी कारण से आपका जो कैथोड रे के लिए ई बाई एम रेशियो आया था वह बहुत ज्यादा आया था इन कंपेयर टू पॉजिटिव रे। यहाँ पे आंसर क्या दिया है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल प्रेजेंट इन द पॉजिटिव रे आर मच हैवियर। पॉजिटिव रे में जो आपके पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं इन कंपेयर टू कैथोड रे में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनकी उनकी तुलना में। क्योंकि पॉजिटिव रे में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो बहुत भारी होते हैं इन कंपेयर टू कैथोड रे के केस से। इसीलिए आपका ई बाई एम रेशियो जो था कैथोड रे के लिए बहुत ज्यादा था इन कंपेयर टू पॉजिटिव रे। अगला क्वेश्चन, विच ऑब्जर्वेशन इन थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट सो दैट कैथोड रे कुड नॉट बी द रे ऑफ लाइट। कौन सा ऑब्जर्वेशन, थॉमसन का कौन सा आपका ऑब्जर्वेशन जो था वह, विच ऑब्जर्वेशन इन थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब experiment so that cathode ray could not ray of the light, है ना। थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर के, उसमें कौन सा आपका ऑब्जर्वेशन जो था ये बता रहा था कि कैथोड रे जो है वह आपका, कैथोड जो रे है वह लाइट के रे के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि कैथोड रे को जब पास किया जा रहा था दो पैरेलल इलेक्ट्रोड की, दो पैरेलल प्लेट के बीच से, दो पैरेलल प्लेट से के बीच से, तो आपका जो कैथोड रे था वो किधर की तरफ मुड़ जा रहा था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जबकि अगर लाइट पास करोगे इससे तो लाइट, क्योंकि जो लाइट होगा वो लाइट फोटॉन से मिलकर बना होता है, फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसी कारण से अगर लाइट गुजारोगे इस प्लेट से तो आपका जो, अगर लाइट होगा तो लाइट आपका बेंड नहीं होगा, किसी भी प्लेट की तरफ बेंड नहीं होगा लाइट, और सीधा निकल जाएगा। बट कैथोड जो रे था पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जा रहा था। इसका मतलब होगा कि लाइट अगर होता, अगर कैथोड रे लाइट रे के समान होता तो ये मुड़ता नहीं, सीधे निकल जाता। बट चूंकि कैथोड रे लाइट रे से अलग था और कैथोड रे निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना था, इसीलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया, है ना। यही ऑब्जर्वेशन ये बात इंडिकेट किया कि भाई नहीं, जो कैथोड रे है वह लाइट रे से अलग है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, सारा पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज परफोर्डेड कैथोड यूज इन द डिस्चार्ज, यूज इन द प्रोडक्शन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द एनोड रे। एनोड रे के प्रोडक्शन में और डिफ्लेक्शन के लिए हमने पर कैथोड, जो कैथोड था वो कैथोड के तौर पे हमने क्या ले लिया, कैथोड जो था वो परफोर्डेड कैथोड ले लिया, है ना। कैथोड रे ले लिया। परफोर्डेड कैथोड मैंने एनोड रे के प्रोडक्शन में इसलिए लिया था ताकि जो आपका अ, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका क्रिएट हो रहा था बिटवीन दी दीज इलेक्ट्रोड, वो क्या हो सके, इस जो होल है आपका इस कैथोड प्लेट में, इससे निकल करके आपका बाहर आ सके और कैथोड के पीछे लगी हुई स्क्रीन से टकरा सके, है ना।
परफोरेट कैथोड परमिट, ये क्या करता है, पॉजिटिव रे, ये जो पॉजिटिव रे यानी जो आपका पॉजिटिव पार्टिकल क्रिएट हो रहा था इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, उनको क्या करे, परमिट कर दे। परमिट करने का मतलब पास होने दे। अगर ये आपका परफोर्डेड नहीं होगा तो छिद्रित नहीं होगा, अगर होल नहीं होगा इसमें, इस कैथोड रे, कैथोड प्लेट में, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वह पास नहीं हो पाएगा। और जब पास नहीं हो पाएगा तो आपका यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया था, आपका कैथोड रे जो था वो परफोर्डेड कैथोड लिया गया था, यानी छिद्रित कैथोड लिया गया था, इसीलिए, ताकि पास हो सके। इसमें होल हो, जब होल होगा तभी तो पास करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फिर अगला बोल रहा है, विच प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज सॉल्व्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से कौन सा आपका प्रॉब्लम जो था वो दूर हो गया था। तो रदरफोर्ड फाउंड दैट एक्सपेक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा एटॉमिक मास ऑफ अदर एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। टू explain Rutherford predict the presence of the neutron inside the nucleus. This neutral particle was later discovered and named neutron. This discovery of neutron is solved by the problem associated with the accounting of the mass of the atom. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो यहाँ पे देखा गया कि हाइड्रोजन को अगर छोड़ दो, वो भी कौन सा हाइड्रोजन, 1H1, बाकी सारे एलिमेंट के जो एटम थे उनका जो मास था, उसका मास आपका केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि एटम के अंदर जो है, यानी एटम जो है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो एटम का जो मास आना चाहिए था वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के जोड़ देने पे एटम का मास निकल के आ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ ना कुछ कमी, आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास देखा, जब जोड़ा गया तो देखा गया कि एटम का मास ज्यादा था इन कंपेयर टू सम ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसका मतलब हुआ कि आपका कुछ मास कम पड़ रहा है। वो मास क्यों कम पड़ रहा है, तो वो इसलिए कम पड़ रहा है क्योंकि कुछ पार्टिकल क्या है, मिसिंग है। तो वो बाद में आपका प्रिडिक्ट किया गया रदरफोर्ड द्वारा कि नहीं, एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन भी होता है। और ये जो प्रॉब्लम था आपका मास वाला, कि एटम का मास नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास के योग से, वो बात सॉल्व हो गई थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से। अगला क्वेश्चन 28 क्या बोला, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड थ्रू द अल्फा पार्ट स्कैटरिंग। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, पता चला कि एटम के सेंट्रल पार्ट में एक आपका हार्ड डेंस मटेरियल होता है, जो साइज में बहुत ज्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है इन कंपेयर टू एटम। और इस न्यूक्लियस में, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना। अगला क्वेश्चन भी देखोगे आप, तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ डिड थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल अफेक्ट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। ये देखा गया कि अगर रदरफोर्ड ने जो आपका गोल्ड फॉइल यूज किया था, अगर इसका थिकनेस आपका चेंज कर दिया जाए तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन सी फिनोमेना आपका अफेक्टेड होती है। तो देखा गया कि अगर इस गोल्ड फॉइल की मोटाई अगर मैं 2 गुना कर दूं, डबल कर दूं, तो नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल थे जो अपने रास्ते से क्या हो रहे थे, अपने रास्ते पे रीबाउंस हो जा रहे थे, उनकी संख्या क्या हो जाती है, 2 गुना आपकी बढ़ जाती है। यानी मोटाई 2 गुना कर दोगे तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच रीबाउंस ऑन दियर पाथ विल आल्सो बिकम डबल्ड, है ना। और इससे पता चला कि भाई आपका जो एटम का जो न्यूक्लियस है
एटम का न्यूक्लियस जो है वह आपका, उसकी जो एरिया है वह लगभग 10 पावर 8 टू 10 पावर 10 गुना क्या है, छोटा है इन कंपेयर टू एरिया ऑफ द एटम, है ना। सर व्हाट इज ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम? एटम का ग्राउंड स्टेट क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, न तो वह एनर्जी को इमिट करता है न तो गेन करता है। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वह कांस्टेंट रहती है। ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है कांस्टेंट होती है, और वह अपने लगातार ऑर्बिट में क्या करता है, बिना एनर्जी के इमिट किए हुए न तो गेन किए हुए आपका चक्कर लगाता रहता है। और ये जो स्टेट होता है आपका एटम का, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है। जब सारे इलेक्ट्रॉन अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल में होंगे तब हम लोग बोलेंगे आपका ग्राउंड स्टेट, है ना। व्हाट इज मीन बाय द न्यूक्लियर कंपोजिशन इन एटम? न्यूक्लियर कंपोजिशन का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। अगला, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैग्नीशियम फास्फोरस। भाई मैग्नीशियम का 12 है, फास्फोरस का 15 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके एटम में। तो आपका 2, 8, 2, फास्फोरस के एटम में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2, 8, 5।